कम इन सर? Yes, yes, welcome. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. थैंक यू सर. कंफर्टेबल है? जी सर. पहला मॉक है उत्कर्ष में? सर सेकंड मॉक. सेकंड मॉक है. Yes, पहले में कौन थे बोर्ड में? आप ही थे सर. हमें? जी सर. अच्छा अच्छा, वेरी गुड. मैडम भी थी? नहीं मैम नहीं थे. सर? सर भी नहीं थे. अच्छा ठीक है, तो मैं कम पूछूंगा आपसे. आपके 10th में 94% है, 12th में 91%. जी सर. ग्रेजुएशन आपने बीएससी किया 70% के साथ में. कहाँ से किया था बीएससी? सर बीएससी मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज से किया. महाराजा कॉलेज से किया. जी सर. और आरएस 2021 दिया और 2023 का इंटरव्यू आप दे रहे हैं. जी सर. 2021 में कहाँ तक पहुँचे थे? सर इंटरव्यू दिया था मैंने, 1038 रैंक आई थी. अच्छा अच्छा, और इंटरव्यू नंबर कितने आए थे? 48 मार्क्स आए थे. यस सर. और वर्तमान में आप लैब असिस्टेंट है सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ताबीजी अजमेर. तभी चीज है सर. और आपकी हॉबी जो है हेल्पिंग पेरेंट्स इन एग्रीकल्चर वर्क. यस सर. एग्रीकल्चर वर्क में आप सहायता करते हैं. कोई इनोवेशन किया आपने एग्रीकल्चर के कामों के अंदर, क्योंकि आप बीएससी हैं? सर इनोवेशन जैसे ट्रेडिशनल लोग खेती करते हैं उसी प्रकार से आप सहायता करते हैं? सर पहले ट्रेडिशनल खेती करते थे, लेकिन जैसे अभी जैसे ड्रिप सिंचाई का मैंने पेरेंट्स की हेल्प करके हमारे खेत में ड्रिप सिंचाई के लिए लगवाई है. उससे सर हमको दो फायदे हुए. एक तो सर जैसे जो हम सिंचित कर रहे थे खेत, वो ज़्यादा हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया. और इसके अलावा सर टाइम भी कम लगता है इसमें. ये ड्रिप सिंचाई का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? सर इसके बारे में कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन इजराइल से लिया हुआ सर. नहीं, इजराइल से लिया है. यस सर. इजराइल में कौन सा फेमस डेजर्ट है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी. इजराइल का डेजर्ट. अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ. जी सर. और ये पेन जो कर रहा है, गति कर रहा है ये. जी सर. यहाँ फिजिक्स का कौन सा नियम या सिद्धांत काम कर रहा है? सर हम पेन से लिखते हैं तो उसमें घर्षण लगता है, इसकी वजह से लिख पाते हैं. इसके अलावा एक ग्रेविटी भी लगती है, इससे जो इंक होती है वो नीचे की तरफ आती है सर. केशिकत्व क्या होता है? केशिकत्व सर जब केशिका के द्वारा पृष्ठ तनाव की वजह से कोई द्रव है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको सर केशिकत्व कहते हैं. इसमें केशिकत्व काम नहीं करता है? नहीं सर. जब लिख रहे हैं तो काम नहीं करता है सर इसमें घर्षण बल काम करता है. घर्षण. और जब ये घूम रहा है ऐसे, तो इसमें कौन सा काम कर रहा है? सर इसमें ये लोटनी गति कर रहा है, इसमें भी घर्षण बल लग रहा है. न्यूटन के 3 नियम कौन से हैं? सर न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें उन्होंने पहला नियम जड़त्व का नियम था. इसके अनुसार कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था बनाए रखना चाहती है. अगर वो गतिमान अवस्था में तो गतिशील रहना चाहती है, स्थिर अवस्था में तो स्थिर रहना चाहती है. दूसरा नियम उनका संवेग का नियम था, जिसके अनुसार F बराबर ma उन्होंने फॉर्मूला दिया था. तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जिसके अनुसार जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उतनी ही परिमाण में विपरीत क्रिया होती है, जिसकी दिशा मूल क्रिया के विपरीत दिशा में होती है. हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि लॉर्ड कर्जन एक प्रतिक्रियावादी शासक था. यस सर. लॉर्ड लिटन एक प्रतिक्रियावादी शासक था. तो वहाँ प्रतिक्रियावादी का मतलब क्या है? सर वहाँ पे जो भी इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स जो प्रयास कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे, वो उनके अकॉर्डिंग काम ना करके उनके विपरीत काम उन्होंने किया, इसलिए उनको सर प्रतिक्रियावादी. लॉर्ड लिटन को प्रतिक्रियावादी क्यों कहते हैं? नाम सुना लॉर्ड लिटन का? यस सर, नाम सुना. लॉर्ड कर्जन का? कर्जन का सुना है सर. दोनों में से किसी का बता दीजिए. सर जैसे कर्जन के टाइम जो प्रेस की फ्रीडम के लिए लोग मांग कर रहे थे, तो उन्होंने प्रेस जो एक्ट लेके आए हो. इसके अलावा उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम वो लेके आए, जिसमें सर जो शिक्षा में उन्होंने ऐसे कुछ किया कि जैसे विश्वविद्यालयों को कम स्वायत्ता दी, इसकी वजह से उनको सर. इसके अलावा सर बंगाल विभाजन उन्होंने किया था. बंगाल विभाजन होने से राष्ट्रवाद कम हुआ कि बढ़ा? सर बंगाल विभाजन का जो मूल उद्देश्य था उनका, वो राष्ट्रवाद को, जो बंगाल में राष्ट्रवाद उत्पन्न हो रहा था उसको तोड़ना था. लेकिन सर हमें बाद के वर्षों में दिखाई देता है, जैसे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे राखी दिवस हो, या वहाँ के जो लोगों ने बंगाल विभाजन होने के बाद जिस तरह की सर सड़कों पे उतर के उसका विरोध प्रदर्शन किया, एक दूसरे लोगों को राखियां बांधी, उससे हमको लगता है कि सर राष्ट्रवाद दुर्बल नहीं हुआ, बल्कि लोगों में जन चेतना ज्यादा संचारित हुई. ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के विभाजन में ही भारत विभाजन के बीज ढूंढे जा सकते हैं. यस सर. कैसे? सर जो बंगाल विभाजन किया उन्होंने वो मूलतः धर्म को देख के किया था कि जो लोगों की धार्मिक एकता थी उसको तोड़ा जाए. उसके बाद सर
जब वो इस कार्य में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए तो उसके जस्ट बाद वो मोर्ले मिंटो एक्ट लेके आए सर, जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक जो निर्वाचन की चाल चली और इसके बाद सर निरंतर मार्ले ने मिंटो की लेटर लिखा था। जी सर। उसने कहा कि हम सांप के दांत बनने जा रहे हैं जिसके परिणाम अत्यंत खतरनाक होंगे। जी सर। क्या मतलब था इसका? सर सांप्रदायिक निर्वाचन से ही रिलेटेड होगा इस एग्जैक्ट। क्या थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली? उसमें सर जो मुस्लिम सिख इनको सर उनकी जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम सिख या केवल मुस्लिम? सर मुस्लिम भी थे और सर सिखों को और 1919 में दिया था सर, जो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है? कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम क्या होता है? उसके अंतर्गत जैसे सर मुस्लिम समुदाय के किसी प्रतिनिधि का चुनाव करना है तो उसको जो वोट है वो केवल मुस्लिम लोग ही देते थे। मतलब खड़ा उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और वोटिंग वाले भी मुस्लिम होंगे सर। मैडम, मोशंस जो सेंसर मोशंस हैं वो क्या होता है? सॉरी मैम। एडजॉर्नमेंट में मोशन क्या होता है? पार्लियामेंट्री जो मोशंस होते हैं उनके बारे में पूछ रही हूँ मैं। अच्छा। तो एडजॉर्नमेंट मोशन किसे कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। मैम जैसे कोई सार्वजनिक महत्व का कोई मुद्दा हो जिसकी तरफ पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना हो तो उस पे कोई भी सदस्य जो है स्थगन प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है। सेंसर मोशन मैम हिंदी बता दीजिए। काम रोको प्रस्ताव। इसमें मैम काम रोको प्रस्ताव भी बेसिकली लोकसभा में लाया जाता है और इसका उद्देश्य भी सदन का किसी महत्वपूर्ण जो लोक विषय है उस पर ध्यान आकर्षित करना होता है। और कटौती प्रस्ताव? कटौती प्रस्ताव में बजट से रिलेटेड जब बजट पे अनुदान मांगे होती है तो उससे पहले लाया जाता है और इसका उद्देश्य जो कोई कम महत्व की जैसे कोई हो सार्वजनिक व्यय तो उसमें कटौती के लिए लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव? अविश्वास प्रस्ताव में हम इससे जो मंत्री परिषद होती है उसमें अगर सदन को अपना अविश्वास दिखाना हो तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगर ये पारित हो जाता है तो इस्तीफा देना पड़ता है मंत्री परिषद को। विशेषाधिकार प्रस्ताव? विशेषाधिकार प्रस्ताव में जैसे किसी सदस्य को लगता है कि उसके विशेषाधिकार का हनन हुआ है या उसको गलत जानकारी सदन में किसी मंत्री ने दी है तो वो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जीएसटी लाने का क्या रीज़न था? अभी जो टैक्सेशन प्रणाली है उसमें जीएसटी लाया गया, क्या रीज़न था? मैम पहले हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स थे तो इसके अलावा जैसे वस्तुओं की कोई कैटेगरी नहीं थी कि जैसे एक कैटेगरी की वस्तुएं उन पे अलग अलग टैक्स की रेट्स थी तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लाने के लिए जीएसटी लाया गया। इसके अलावा टैक्स चोरी भी काफ़ी बढ़ रही थी चूंकि जीएसटी में हमने डिजिटल प्रयास काफ़ी किए हैं तो ये तो अभी भी वैट तो चल ही रहा है। यस मैम, वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ, तो क्यों नहीं जीएसटी हो, वैल्यू एडेड टैक्स क्यों फिर? मैम जो कुछ वस्तु ऐसी है जिन पे हमको टैक्स की रेट्स ज़्यादा रखनी है, अगर हमको हम जीएसटी में लाते हैं तो उनकी जो है जो कीमत है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे हम जीवाश्म ईंधन है उनको हम जीएसटी के अंदर लाते हैं तो उनका कंजम्पशन बढ़ सकता है जिससे हमारे जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उनमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम कुछ चीज़ों को जो है जीएसटी से हमने बाहर रखा है। अच्छा, और ये जो बुलियंस है इन पर कितना टैक्स है? सॉरी मैम इसके बारे में कोई बात नहीं। अच्छा, आर्टिकल 19 पर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं? 19? हाँ मैम उसमें जैसे अलग अलग प्रकार की जो स्वतंत्रताएं उन पे अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको मिले उस पर सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। उसमें लोक व्यवस्था है, न्यायालय की अवमानना है, विदेशी राज्यों से मैत्री है, इसके अलावा नैतिकता के आधार पर रेस्ट्रिक्शंस है। इसके अलावा मैम जो मैम जैसे स्वतंत्र आबाद संचरण का अधिकार जो हमको मिला हुआ है उसमें मैम जैसे जो अनुसूचित जाति जनजाति है उनके अधिकारों का है। इसके अलावा मैम अब वर्तमान में आप यदि जम्मू कश्मीर में यदि भूखंड खरीदना चाहें, जमीन लेना चाहें, अपने आप को वहाँ बसाना चाहें तो क्या आप वहाँ निवास कर सकते हैं? यस मैम, कर सकते हैं। ये पहले क्या प्रोविजंस थे? 370 के हटने से पहले क्या प्रोविजंस थे? 370 में बेसिकली ये प्रोविजन थे कि जो जम्मू कश्मीर है उसके केवल संचार,
विदेशी मामले और सुरक्षा, ये 3 ही मुद्दों पे संसद कानून बना सकती थी। इसके अलावा जो दूसरे शेष जो विषय थे उन पे वहाँ की विधानसभा को अधिकार प्राप्त था। तो इसकी वजह से हम जो बाहरी दूसरे अन्य राज्यों के लोग थे उनको वहाँ संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं था। ठीक है। अच्छा, ये इंसर्जेंसी जो है वो भारतीय सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए किस तरीके से खतरा है? इसमें मैम चूंकि अभी आप रिसेंटली जो केस हुआ इसकी बात कर रहे हैं, इसमें मैम जो आतंकवाद है वो उसका उद्देश्य होता है कि हिंसा के माध्यम से अपनी मांगे मनवाना। तो मैम अगर जो आतंकवाद बढ़ता है तो निश्चित रूप से चूंकि अब कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर की बाकी हिस्सों से बढ़ी है, तो इससे की वजह से मैम जो है आतंकवाद का प्रसार हमारे आंतरिक हिस्सों में भी हो सकता है। पूर्वोत्तर में इंसर्जेंसी ज़्यादा है। yes, ये तो टेररिज्म हो गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। लेकिन इंसर्जेंसी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा है। उसके पीछे का रीज़न? मैम उसके पीछे का रीजन है कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहाँ पे जो काफ़ी मात्रा में अलग अलग नरजातीय समूह हैं जिनकी कल्चर और वो एक दूसरे से पृथकता का भाव उनमें अत्यधिक पाया जाता है। इसके अलावा मैम जो इंटीग्रेशन का काफ़ी वहाँ पे इशू है कि अभी भी वो लोग पूरी तरह से अपने आप को भारत में नहीं मानते हैं। इसकी वजह से मैम कारण क्या है? जैसे जो साउथ के हैं वो भी अपने आप को ऐसे अलग अलग सा महसूस करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को अलग सा महसूस करते हैं, उनका जो एथनिक जो डेमोग्राफी है वो अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? मैम इसके पीछे का बेसिक रीजन ये है कि जो भारत है वो एक विशाल देश है। इसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु परिस्थितियां भी पाई जाती है। इसकी वजह से मैम अलग अलग एथनिक ग्रुपों का उदय हुआ है। इसकी वजह से भारत में भाषाई, धार्मिक, जो सांस्कृतिक विविधता है वो अगर हम देखें तो काफ़ी अधिक पाई जाती है। इसकी वजह से मैम चूंकि इतना बड़े देश के अंदर इतनी अधिक संख्या में अलग अलग निर्जातीय ग्रुप है, धार्मिक, भाषाई ग्रुप है, तो उनकी अलग अलग जो मांगे होना जायज भी है मैम। तो इसकी वजह से मैम अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मांगे उठती है। क्या ये भाषाई विविधता एक बड़ा रीज़न तो नहीं है? हर एक क्षेत्र की भाषाओं में विविधताएं पाए जाना, ये एक बड़ा रीज़न तो नहीं है? मैम ये जो हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो एकीकरण में जो भाषा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा था, और अभी भी जैसे हम नई शिक्षा नीति के मामले में देखें या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के मामले में देखें, हमें अलग अलग जो क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से विरोध देखने को मिलता है। तो भाषा एक बड़ा मुद्दा है मैम अभी भी। क्या आपको लगता है कि अगर भारत को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाए तो इससे काफ़ी हद तक इस समस्या का निराकरण हो सकता है? नहीं मैम, मुझे लगता है कि राष्ट्रभाषा घोषित करना इसका निराकरण नहीं होगा, क्योंकि किसी भी राज्यों पे जो अपनी जो स्वयं की भाषा को बढ़ावा देने का मांग करे उनके ऊपर हम कोई दूसरी भाषा अगर थोपने का प्रयास करेंगे तो इसकी वजह से जो है विरोध ज़्यादा बढ़ेगा और उनमें अलगाव का भाव लेकिन एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज होना, जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज की भी बात कर सकते हैं। यस मैम। तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक जो भाषा है जो वहाँ की आइडेंटिटी को प्रदर्शित कर सके तो ये अच्छी बात होगी, इससे जुड़ाव ज़्यादा होगा। मैम हम इसके लिए कर सकते हैं एक राष्ट्रीय भाषा को, लेकिन उसके लिए मैम हमको जो उन राज्यों के लोग हैं उनको हम विश्वास में लेना चाहिए। पहले विश्वास में लिए बिना हम मुझे लगता है कि मैम किसी भी भाषा को स्वैच्छिक रूप से नहीं अपनाएंगे और उनको लगेगा कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी पे हम हमला कर रहे हैं। ठीक सर, आपकी रुचि है हेल्पिंग पेरेंट्स इन एग्रीकल्चर वर्क? यस सर। आपकी ड्यूटी है या हॉबी है? माता पिता को हेल्प करना तो ड्यूटी है आपके? इससे निश्चित रूप से मेरी ड्यूटी है, लेकिन अब चूंकि मैं सर जॉब में बचपन से मैंने यही काम किया है और जॉब लगने के बाद घर पे मैं ज़्यादा नहीं रह पाता हूँ, तो जब भी मैं सर मेरा घर पे जाना होता है तो मैं खेत में जाता हूँ माता पिता के साथ और वहाँ पे। यस सर। हॉबी कैसे है? सर हॉबी जिस भी काम में रुचि हो, ये मुझ में रुचि है सर। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, ये तो आपकी ड्यूटी है माता पिता की हेल्प। अभी लैब असिस्टेंट आप लगे हुए हो? यस सर। अजमेर के अंदर? यस सर। तो वहाँ कोई एग्रीकल्चर गतिविधि में शामिल हो क्या आप, या केवल अपने घर जाने के बाद ही कोई काम में सहायता करते हैं? नहीं सर, जैसे तबीजी में जो NRCSS है
वहाँ पे मेरे फ्रेंड लगे हुए हैं, तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ जाता हूँ। वहाँ पे जो रिसर्च वगैरह हो रही है, जो इनोवेशन हो रहे हैं, जैसे सर अभी रिसेंटली मैं गया था, तब उन्होंने जो सौंफ को सुखाने का एक नया प्रोसेस उन्होंने जनरेट किया था। इसकी वजह से उसका कलर भी फेड नहीं होता और उसके जो मूल जो गुण है वो भी बने रहते हैं। क्या क्या काम करते हैं आप पेरेंट्स के साथ में एग्रीकल्चर में? सर जैसे जो भी नई चीज़ें होती हैं इंट्रोड्यूस, जैसे उनको मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे सर मैंने ड्रिप सिस्टम, तो बहुत पुराना हो गया, आजकल इन्वेंशन नहीं है, 20 साल 15 साल हो गए सर इसके अलावा जैसे सर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे पहले हमारे खेत में जैसे सर यूरिया वगैरह का काफ़ी ज़्यादा यूज करते थे, तो अब मैंने पेरेंट्स के साथ मिलके सर जो केमिकल्स वगैरह का यूज करवाना कम किया है। क्या किया आपने इसके लिए? उसके लिए सर जैसे मैंने जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसके लिए, और जो से मैं अनारसीएसएस का बता रहा था सर, वहाँ पे मेरे फ्रेंड लगे हुए हैं, तो उनसे सर मैं जो कल्चर आता है, एक कल्चर के नाम से एक बोतल आती है सर, उसकी वजह से हम मैन्योर खुद खेत में बना सकते हैं। जैसे हम पारंपरिक रूप से जो भी जानवरों का, पशुओं का जो खाद होता था उसको सीधे डाल देते थे। उसके बाद हमने क्या किया सर, एक गड्ढा खोद के उसमें वो कल्चर की बोतल डाली, जिससे जो लाभदायक सूक्ष्म जीव काफी मात्रा में बढ़े। इसकी वजह से सर हमको प्रोडक्शन भी अब बढ़ के मिलने लगा है। क्या होता है उस कल्चर में सर अनेक प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले हो या मृदा को सर उपजाऊ बनाने वाले हो, ह्यूमस वगैरह को फायदा पहुंचाते हैं। नाम है उसका कोई पर्टिकुलर? सर उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं, पर्टिकुलर उनका नाम नहीं होता, लेकिन उसमें जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, इजोटोबैक्टर वगैरह, राइजोबियम वगैरह, वो सूक्ष्म जीव। सभी फसलों के लिए काम आता है सर जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ओवरऑल लगभग सब फसलों में काम आता है, लेकिन दलहनी फसलों के लिए नाइट्रोजन ज्यादा फायदेमंद तो होता क्रॉप पैटर्न्स को यूज करके हम उसको प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते कि एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ रही है? सर उसके लिए हमको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जैसे बंधना पड़ेगा। जैसे कोई किसान दलहन की खेती नहीं करना चाहता, उसके बावजूद वो अगर अपने खेत में नाइट्रोजन की सप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए सर वो कल्चर वगैरह का यूज एक कर सकता है ऑप्शनल रूप से। अच्छा, एग्रीकल्चर में रिसेंट में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं? क्यों इसका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में उतना ही बना हुआ है बहुत टाइम से? यस सर जो हमारी जो भारत में एग्रीकल्चर का पैटर्न वो पारंपरिक है अभी भी। जैसे हम सर जो कृषि है वो ज़्यादातर एक उद्योग या सर जीवन निर्वाह के रूप में हम काम में ले रहे हैं उसको। सर जो ज़्यादातर 90% किसान है वो कृषि को सर अगर पंजाब या हरियाणा को हम छोड़ दें तो अधिकतर राज्यों में सर कृषि को हम जीवन निर्वाह के रूप में काम रहते हैं। इसका मेन कारण है कि जो लैंड होल्डिंग्स है किसानों के पास वो काफ़ी कम है सर। बस यही वजह है? इसकी वजह से सर हम जो एग्रीकल्चर में फंडिंग है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा सर जो नई तकनीकें हैं वो अभी भी हम गाँव में नहीं अपना पा रहे हैं। जीडीपी का कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के लिए है? सर जीडीपी का 18%। 18% सर आपके यहाँ की फंडिंग कम है और क्या चाहिए? सर जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का रोल है वो 18% है, जबकि सर इसमें लगभग हमारी 60% जनसंख्या संलग्न है। क्या करना चाहिए उसके लिए सरकार को? आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? यस सर जो एग्रीकल्चर है उसमें हमको जो नए इनोवेशन है और किसानों को जो वित्तीय मदद है वो देनी होगी सर। क्योंकि जैसे सर हमारे अगर गांव की बात करूं मैं तो सर वहाँ पे अभी भी किसान के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो ड्रिप इरिगेशन जैसे जो ये तो सर बहुत सस्ती प्रणाली है इसको भी नहीं अपना पा रहे हैं। इसकी वजह से सर अगर ड्रिप इरिगेशन को भी हम इंट्रोड्यूस करें तो सर अभी भी जो जिनके खेत में सर 1 घंटा या 2 घंटा चलने वाला पानी है उससे पर्याप्त मात्रा में खेती कर सकते हैं। उसके लिए तो गवर्नमेंट बहुत सब्सिडी दे रही है। सब आपने किसी को सजेस्ट एडवाइस नहीं किया? सर सब्सिडी दे रही है, लेकिन जो सब किसानों को सब्सिडी नहीं मिल पा रही है उसमें बहुत सारी शर्तें हैं। जैसे लैंड होल्डिंग्स का मामला है। अब जैसे 1 या 2 बीघा जैसे जिसके खेत गांव में 50% किसानों के पास इतनी ही जमीन है सर कुछ एरियाओं में, तो वहाँ पे वो शर्तें पूरी नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो सब्सिडी का फायदा नहीं उठा पाते हैं। आपने बीएससी महाराजा कॉलेज से की? जी सर। महाराजा कॉलेज के सामने जो रोड जा रही है उस रोड का नाम क्या है? सॉरी सर, टोंक रोड इसको बोलते हैं सर। टोंक रोड है? उस नाम भी है कुछ उसका? सर नाम स्वाभिमान सिंह रोड होगा, ठीक मुझे आइडिया नहीं है सर। किसने बसाया था महाराजा कॉलेज? महाराजा कॉलेज सर राम सिंह द्वितीय ने बनाया था। महाराजा कॉलेज नाम क्यों है इसका? सर चूंकि वो महाराजा ने उस टाइम बनाए थे इसलिए महाराजा कॉलेज होगा सर। कोई वजह नहीं है? नहीं सर। ये अभी धान की पराली को जलाने के लिए गाइडलाइंस दी गई है, क्यों इतना इसको हॉट बना रखा है कि धान की पराली जैसे चावल का मौसम आता है और वो पराली को लेके है ना तो बड़ा इशू खड़ा हो जाता है? क्या तो गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस था जिसमें उन्होंने अपने एक अलग गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट में?
सर सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो सर जो पराली है, चूंकि पंजाब में इधर लैंड होल्डिंग्स काफ़ी बड़ी है और उसको कटाई, फसल की कटाई के बाद उस पराली को अगर निकालने का जो खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से सर जो किसान होते हैं वो उसको खेत में ही जला देते हैं। इसकी वजह से हमें सर जो वायु प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। जो एरोसोल वगैरह है वो चूँकि सर दिल्ली के पास में ही है, तो और इसी समय सर जो पश्चिमी हवाएं चलने से वो जो प्रदूषण है वो दिल्ली तक पहुंच जाता है। इससे दिल्ली में हमें सर स्मोक वगैरह की समस्या देखने को मिलती है। इसकी वजह से सर क्या समाधान हो सकते हैं इसके? गाइडलाइंस जारी की है सरकार ने। सर इसके लिए हम किसानों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो जो पराली है वो जलाए नहीं। ये सरकार बहुत टाइम से कर रही है, नहीं मान रही किसान। तो इसके जो सैटेलाइट वगैरह उसका यूज करके हम निगरानी कर सकते हैं सर। जो किसान फिर भी जलाते हैं तो उनके ऊपर हम सर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं या कोई एक्शन ले सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन? फाइन लगाए, अरेस्ट करें, जेल में डालें? नहीं सर, जेल में नहीं डाल सकते, उनको हम पाबंद कर सकते हैं। उसके बाद भी वो करते तो उन पे सर हम प्रारंभिक रूप से वित्तीय जुर्माना तो लगा सकते हैं। तो इसी पे डिपेंडेंट है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी अगली फसल नहीं होगी, उससे उनको जो है आपका खाद मिलता है। सर हम किसान, वो तो कहते हैं कि मजबूरी है हमारी, वो गलता ही नहीं है। चावल की जो पराली है वो उसमें गलता नहीं है, सड़ता नहीं है। सर इसमें गवर्नमेंट भी अगर इनिशिएटिव करना चाहे, उस पराली को खुद के स्तर पर इकट्ठा करे तो बायोमास एनर्जी में गवर्नमेंट उसको काम में ले सकती है। पराली प्रोटेक्शन फोर्स क्या है? सॉरी सर, इसके बारे में जानना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, जी सर। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? सर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होता है। वर्तमान में सर इसकी जो संरचना है वो सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 4 वरिष्ठतम जज रहते हैं। ये सर सजेस्ट करते हैं राष्ट्रपति को। ये ठीक है ये प्रोसीजर? सर मुझे लगता है कि इसको अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, चूँकि न्यायपालिका और व्यवस्थापिका और हमारे जो है सर देश के महत्वपूर्ण हिस्से हैं सर। चूंकि न्यायपालिका जो संसद कानून बनाती है उनका रिव्यू करती है, उन पे अपनी राय रखती है, और उसमें अगर सर कुछ लोकतांत्रिक उसमें सुधार हो सके उस बॉडी में, जैसे सर लोकतांत्रिक की बात कर रहे हैं आप। अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट को लेके तो दोनों में बड़ा तनाव हो गया था। सर फिर ऐसा तनाव सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेके भी हो जाएगा? सर निश्चित रूप से अगर हम सर जो एनजेक लेके आए थे, मुझे लगता है कि उसकी जो संरचना थी वो सही थी। उसमें दोनों का सुप्रीम न्यायपालिका और कार्यपालिका का बराबर योगदान था, और उसमें जो अंतिम निर्णय था वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही छोड़ा गया था। तो प्रथम चरण आपका यही समाप्त होता है। 1 मिनट बाद में वापस बुलाते हैं।